Earthmark, your path to economic success. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अर्थमार्क के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की क्लास का टॉपिक है परफेक्ट कंपटीशन का लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। ये एक ऐसा स्टेज होता है जहां जब मार्केट और फर्म दोनों अपने मोस्ट स्टेबल पॉइंट पर होते हैं। ना कोई नई फर्म्स एंटर करती है, ना कोई पुरानी फर्म्स मार्केट को छोड़ के जाती है। चलिए समझते हैं इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले समझते हैं कि लॉन्ग रन होता क्या है। लॉन्ग रन एक ऐसा समय होता है जब सभी इनपुट्स वेरिएबल हो जाते हैं, मतलब लेबर हो या कैपिटल, सब कुछ बदला जा सकता है। सारे इनपुट्स इस केस में वेरिएबल होते हैं। लॉन्ग रन के केस में फर्म्स लॉन्ग रन के केस में स्केल को चेंज कर सकती है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकती है। इस केस में नए फर्म्स मार्केट में आसानी से एंटर कर सकते हैं या एग्जिट भी कर सकते हैं। फर्म्स इस ड्यूरेशन में स्केल चेंज कर सकती है या नए फर्म्स मार्केट में आज़ादी से एंटर या एग्जिट कर सकते हैं। अगर शॉर्ट रन में फर्म्स प्रॉफिट अर्न कर रही है तो नए फर्म्स मार्केट में एंटर करेंगे, जिसके कारण टोटल सप्लाई जो होगी मार्केट में वो बढ़ जाएगी। टोटल सप्लाई बढ़ने से मार्केट में सप्लाई कब शिफ्ट होगा राइटवर्ड, जिसके कारण जो प्राइस जो है मार्केट में वो फॉल हो जाएगा। जैसे इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, मार्केट में फर्म्स एंटर हुए जिसके कारण टोटल सप्लाई जो है फर्म मार्केट में वो बढ़ गया और सप्लाई का आपका शिफ्ट हुआ राइटवर्ड फ्रॉम S1 टू S2। राइटवर्ड शिफ्ट होने से सप्लाई कर्व का मार्केट में प्राइस जो है वो P2 से P1 हो गया, मतलब प्राइस यहाँ पे गिर गया। नए फर्म्स की एंट्री लॉन्ग रन केस में तब तक होती रहेगी जब तक शॉर्ट रन के केस में जो फर्म्स है मार्केट के अंदर वो अपना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगे। एंट्री का सिलसिला तब जाकर रुकेगा मार्केट केस में, लॉन्ग रन केस में, जब सारे फर्म्स जो मार्केट में है वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करें। नॉर्मल प्रॉफिट हम जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट भी बोलते हैं। और अगर शॉर्ट रन केस में मार्केट में जो फर्म्स है वो लॉस इंकर कर रहे हैं, उस केस में फर्म्स लॉन्ग रन में मार्केट छोड़ देगी, जिसके कारण सप्लाई आपकी शिफ्ट हो जाएगी लेफ्टवर्ड और आपका प्राइस मार्केट में बढ़ जाएगा। और ये सिलसिला तब तक होता रहेगा जब तक सारे फर्म्स मार्केट में नॉर्मल प्रॉफिट के पॉइंट पे वापस ना लौट जाए। अभी लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि लॉन्ग रन के केस में फर्म्स अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर सकती है। स्केल ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, प्लांट साइज का प्रोडक्शन कैपेसिटी जो होता है उसको स्केल ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, जो लॉन्ग रन केस में आप चेंज कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ शॉर्ट रन केस में फर्म्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि शॉर्ट रन केस में फर्म्स के पास कुछ कंस्ट्रेंट है इनपुट्स के फ्रंट पे। इट मीन्स कुछ इनपुट्स आपके शॉर्ट रन केस में वेरिएबल होते हैं और कुछ इनपुट्स आपके फिक्स होते हैं। इस वजह से शॉर्ट रन के केस में स्केल ऑफ प्रोडक्शन होता है फर्म का वो, या फिर क्या है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी जो होता है फर्म का वो फिक्स होता है, जो कि लॉन्ग रन केस में आपको देखने को नहीं मिलता। लॉन्ग रन केस में सारे फैक्टर प्रोडक्शन आपके वेरिएबल होते हैं। इस वजह से लॉन्ग रन के केस में फर्म्स अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी आप चेंज कर सकती है और स्केल ऑफ प्रोडक्शन इसी तरह चेंज होता है लॉन्ग रन के केस में। तो हमने देखा कि लॉन्ग रन केस में फर्म्स अपने प्लांट साइज को एक्सपेंड कर सकती है, मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकती है। चलिए इसका एक छोटे से एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। एज्यूम करते हैं कि पहले फर्म का कॉस्ट कर्व हाई था, जो SAC1 SMC1 से यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है। सिंस लॉन्ग केस में फर्म प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा सकती है, तो फर्म ने अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाया, जिसके कारण कॉस्ट कर्व जो फर्म का वो शिफ्ट हो गया SMC2 और SAC2 की तरफ, मतलब नीचे की तरफ। जब भी आपका कॉस्ट प्रोडक्शन शिफ्ट होगा नीचे की तरफ,
वो इंडिकेट करेगा कि आपका पर यूनिट कॉस्ट है प्रोडक्शन का वो कम हो रहा है। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक फर्म अपने उस प्रोडक्शन कैपेसिटी तक ना पहुंच जाए जिस प्रोडक्शन कैपेसिटी पे वो एलएसी को टेंजेंट कर रही है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, इनिशियली आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी कुछ इस प्रकार का था, जिसकी वजह से आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर आ रहा था SMC1 और SAC1। फिर स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा, जिसके कारण का प्रोडक्शन पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो गया। इसकी वजह से आपका कॉस्ट कर्व जो है शिफ्ट हुआ नीचे की तरफ, SAC2 और SMC2। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक फर्म अपना ऑप्टिमम स्केल अटेन ना कर ले। ऑप्टिमम स्केल का मतलब हुआ वो पॉइंट लॉन्ग रन के केस में जिस पॉइंट पर प्रोडक्शन कॉस्ट आपका मिनिमम है, जो कि है LAC का मिनिमम पॉइंट। सो ये शिफ्टिंग जो है कर्व्स की, शॉर्ट एंड कॉस्ट कर्व की शिफ्टिंग जो है तब तक चलती रहेगी जब तक फर्म्स वो प्लांट साइज या वो प्रोडक्शन कैपेसिटी अटेन ना कर ले जिस प्लांट साइज के कॉरस्पॉन्डिंग LAC कर्व आपका मिनिमम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस ग्राफ में जो SMC3 कर्व है और SAC3 कर्व जो है वो LAC को टेंजेंट कर रही है उसका मिनिमम पॉइंट तक। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी या स्केल ऑफ प्रोडक्शन तब तक चेंज किया जाएगा जब तक फर्म्स अपना ये वाला प्लांट साइज अटेन ना कर ले, वो प्लांट साइज जिस प्लांट साइज के कॉरस्पॉन्डिंग आपका LAC मिनिमम है। तो ये इफेक्ट देखने को मिलता है फर्म्स के अंदर लॉन्ग रन के केस में जब वो अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर सकती है। तो लॉन्ग रन केस में आपको दो चीज़ें देखने को मिलती है जो अलग होती है शॉर्ट रन से। पहली चीज़ तो ये कि लॉन्ग रन केस में आप एंट्री और एग्जिट देखने को मिलता है फर्म्स का, जिसकी वजह से मार्केट सप्लाई कर्व पे असर देखने को मिलता है और मार्केट प्राइस में भी असर देखने को मिलता है। दूसरा चीज़ हमने ये देखा कि लॉन्ग केस में प्रोडक्शन कैपेसिटी या स्केल ऑफ प्रोडक्शन को चेंज किया जा सकता है। स्केल ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्शन कैपेसिटी तब तक चेंज की जाएगी लॉन्ग रन के केस में जब तक फर्म अपना ऑप्टिमम स्केल ऑफ प्रोडक्शन अटेन ना कर ले। इट मीन्स वो पॉइंट अटेन ना कर ले जिस पॉइंट पर आपका LAC मिनिमम है शॉर्ट लॉन्ग रन के केस में। तो दो ये इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं लॉन्ग रन के केस में। अब हम देखते हैं कि लॉन्ग रन के केस में एडजस्टमेंट कैसे देखने को मिलता है फ्रॉम शॉर्ट रन टू लॉन्ग रन। शॉर्ट रन से लेकर लॉन्ग रन तक का जो सफर है वह यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। इनिशियली जो है मार्केट शॉर्ट रन केस में इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है एट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, दैट इज पॉइंट E1 पॉइंट पे इनिशियली आपका मार्केट शॉर्ट रन केस में इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है। E1 पॉइंट पे जो प्राइस निकल के आ रहा है मार्केट का वो आ रहा है P1 प्राइस आ रहा है। सिंस यहाँ पे फर्म्स आपकी प्राइस टेकर होती है, वो प्राइस P1 जो है जो मार्केट डिटरमाइन किया वो प्राइस टेक करेगी और उसी प्राइस पे अपना सारा आउटपुट जो है वो सेल आउट करेगी मार्केट में। तो फर्म ने प्राइस P1 लिया मार्केट से शॉर्ट रन केस में एट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एट प्राइस P1 फर्म्स प्रोड्यूस करेगा उस पॉइंट पे जहाँ P इक्वल टू MC होगा, SMC होगा शॉर्ट रन केस में। सो P1 इज इक्वल टू SMC1 एट है वो है पॉइंट E पे फर्म के केस में। एट पॉइंट E आउटपुट निकल के आ रहा है, लेट्स से आपका आउटपुट आ रहा है पॉइंट E पे X1। तो शॉर्ट रन केस में फर्म प्रोड्यूस कर रहा है X1 अमाउंट ऑफ आउटपुट एट प्राइस P1। एट X1 अमाउंट ऑफ आउटपुट in short run firm is making super normal profit, that is positive profit, because the average cost of producing X1 amount of output is lower than the price। आप देख सकते हैं एट X1 अमाउंट ऑफ आउटपुट उसका एवरेज कॉस्ट जो है वो है A एट पॉइंट B ऑन एवरेज कॉस्ट कर्व। आप देख सकते हैं प्राइस जो है इस केस में प्राइस जा रहा है एवरेज कॉस्ट से एट आउटपुट X1। तो इट मीन्स फर्म इनिशियली एट प्राइस P1 पे प्रॉफिट अर्न कर रही है जो कि है इक्वल टू एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। जो शेडेड रीजन है ये इक्वल टू है प्रॉफिट जो फर्म मेक कर रही है एट प्राइस P1 और एट आउटपुट X1। अब इस प्रॉफिट को देख के लॉन्ग रन में क्या होगा, नए फर्म्स अट्रैक्ट होंगे मार्केट में, मार्केट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और लॉन्ग रन के केस में फर्म न्यू फर्म्स एंटर करेगी। जैसे जैसे न्यू फर्म्स मार्केट में आती रहेगी वैसे सप्लाई बढ़ेगा मार्केट में, मार्केट सप्लाई बढ़ेगा, मार्केट सप्लाई का शिफ्ट होगा आपका राइट फ्रॉम S टू S1। तो S से S1 तक मार्केट आपका मार्केट सप्लाई का शिफ्ट हो गया।
S1 सप्लाई कर्व जो है वो डिमांड को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट E2। E2 आपका नया इक्विवेलेंट पॉइंट है। इस पॉइंट पे प्राइस P2 निकल के आया। एट प्राइस P2 फर्म प्राइस टेकर है, तो फर्म ने दोबारा प्राइस लिया मार्केट से, जो कि निकल के आया P2 आफ्टर द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इन द मार्केट। एट प्राइस P2 ये फर्म का डिमांड कब हुआ? तो इस पॉइंट पे प्राइस पे फर्म आउटपुट प्रोड्यूस करेगा एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ प्राइस एंड एज मार्जिनल कॉस्ट, जो कि देखने को मिल रहा है SMC2 और प्राइस 2 के इंटरसेक्शन पॉइंट पर। इस पॉइंट पे आपका आउटपुट जो निकल के आ रहा है X2 निकल के आ रहा है। X2 आउटपुट पे फर्म का एवरेज कॉस्ट है वो भी इक्वल टू आ रहा है P2 के एट पॉइंट E। सिंस एट X2 प्राइस इक्वल टू एवरेज कॉस्ट है, इट मीन्स फर्म एट प्राइस P2 सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, नॉर्मल प्रॉफिट मत अर्न कर रही है। इट मीन्स फर्म जीरो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है एट प्राइस P2। इस पॉइंट पे फर्म के पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट है। तो इस पॉइंट पे अब कोई भी नई फर्म्स यहाँ पे मार्केट में एंटर नहीं करेगी। जैसे पहले मैं आपको बताया था कि मार्केट में एंट्री नई फर्म से तब तक होती रहेगी जब तक सारे फर्म्स जो भी फर्म्स हैं मार्केट में वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करें। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को देखते देखते न्यू फर्म्स मार्केट में एंटर करेंगे। जैसे जैसे न्यू फर्म्स मार्केट में एंटर होंगे, सप्लाई का आपका राइट फर्स्ट शिफ्ट होगा मार्केट का, मार्केट सप्लाई का शिफ्ट होगा, जिसके कारण आपका प्राइस जो है मार्केट में वो डिक्रीज होता रहेगा। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक सारे फर्म्स मार्केट में नॉर्मल प्रॉफिट अटेन करने लग जाए। तो देख सकते हैं एट पॉइंट E और एट प्राइस P2 फर्म इज मेकिंग ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। इट मीन्स आपको इंसेंटिव नहीं है मार्केट में न्यू फर्म्स का एंटर करने का। तो इस पॉइंट पे फर्म ने न्यू फर्म्स एंटर नहीं करेगी, साथ ही साथ कोई भी फर्म इस पॉइंट पे एग्जिट नहीं करेगी मार्केट में। तो हम कह सकते हैं लॉन्ग रन के केस में ये पॉइंट आपका हो गया, इकोनॉमिक पॉइंट हो गया। जिस पॉइंट पे ये कंडीशन होल्ड हो गई, उस पॉइंट पे आपका फर्म आ गया मार्केट के इक्विवेलेंट पॉइंट पे लॉन्ग रन के केस में। तो ये आपका हो गया लॉन्ग रन का इक्विवेलेंट पॉइंट। लॉन्ग रन इक्विवेलेंट पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे प्राइस इक्वल टू LAC होता है। प्राइस इक्वल टू LAC होता है वो फर्म का लॉन्ग रन का केस का मार्केट का इक्विवेलेंट पॉइंट है। क्योंकि इस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे प्राइस इक्वल टू LAC आ गया, उस पॉइंट पे जो फर्म्स है लॉन्ग रन में वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगे और कोई भी इंसेंटिव नहीं है न्यू फर्म्स का मार्केट में एंट्री करने का और ही ना ही एग्जिट करने का। तो ये पॉइंट आपका हो गया लॉन्ग रन का इक्विवेलेंट पॉइंट। सिंस फर्म प्रोड्यूस करती है इस पॉइंट पे और फर्म आपका लॉन्ग रन केस में इक्विवेलेंट पॉइंट पे है इस पॉइंट पे, तो ये कह सकते हैं कि ये कंडीशन होल्ड कर रही है इक्विवेलेंट पॉइंट पे। तो ये पॉइंट आपका इंडिकेट करता है पॉइंट E लॉन्ग रन इक्विवेलेंट पॉइंट। तो लॉन्ग रन इक्विवेलेंट कंडीशन क्या हो गई मार्केट की, वो ये हो गई P इक्वल टू MR। ये आपका परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फर्म के लिए होल्ड करता है क्योंकि प्राइस कांस्टेंट रहता है, तो P इक्वल टू MR रहता है। इट इज इक्वल टू SMC और LMC, LAC एंड SAC। तो ये कंडीशन आपकी होगी परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फर्म का या परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट का लॉन्ग रन के केस में। लॉन्ग रन केस में अगर सारे फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, इट मीन्स फर्म आपका इक्विवेलेंट पॉइंट पे लॉन्ग रन पे, और सारे फर्म्स लॉन्ग रन केस में नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगे, वो कंडीशन आपकी होल्ड करेगी जब ये इक्वेशन या ये कंडीशन आप फुलफिल करेगा मार्केट। तो पॉइंट ही आपका यहाँ पे हो गया लॉन्ग रन इक्विवेलेंट पॉइंट हो गया। एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपको पता है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट को इंटरसेक्ट करता है इसका मिनिमम पॉइंट पे। इट मीन जब MC इक्वल टू AC होता है तब आपका AC मिनिमम होता है। ये कंडीशन आपकी फुलफिल होती है दोनों केस में, शॉर्ट रन केस में भी और लॉन्ग रन केस में भी। शॉर्ट रन केस में अगर SMC इक्वल टू SAC है, इट मीन्स आपका SAC मिनिमम है। इसी प्रकार जब LMC इक्वल टू LAC है तो उस केस में आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट भी मिनिमम होता है।
और जब भी आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मिनिमम होता है उस पॉइंट पे कोई एक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व उस पे टेंजेंट होता है। इट मीन्स अगर मैं कहूँ कि ये मेरा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, ये मेरा लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को, तो ये पॉइंट आपका हो गया लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट हो गया। अब जिस पॉइंट पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आपका मिनिमम होता है उस पॉइंट पे कोई एक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व उससे टेंजेंट होता है, तो ये आपका हो गया शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो टेंजेंट है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के मिनिमम पॉइंट पे। इसी से आपका शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी पास ऑन करेगा। तो बेसिकली इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपका मिनिमम है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, उस पॉइंट पे आपको चार चीज़ें देखने मिल रही है। पहली तो ये एल ए सी इक्वल टू एल एम सी, और एक चीज़ आपको और देखने मिल रही है एस एम सी इक्वल टू एस ए सी। ये चीज़ें चारों आपकी इस पॉइंट पे इक्वल है। सो साथ ही साथ अगर प्राइस ये सबका इक्वल हो गया तो इट मीन्स फर्म आपका लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ गया। इस पॉइंट पे आने के बाद दूसरी चीज़ ये है जो फुलफिल होनी चाहिए, वो है कि आपका एलएमसी जो है इस पॉइंट के बाद आपका बढ़ता होना चाहिए, राइजिंग होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट था जहाँ पे चारों चीज़ आपके बराबर है प्राइस के, और इस पॉइंट पर आपका एलएमसी है वो राइज हो रहा है। इट मीन्स आपके दोनों यहाँ पे कंडीशन जो है लॉन्ग इक्विलिब्रियम पॉइंट के वो फुलफिल हो रहे हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस, शॉर्ट रन से लॉन्ग रन एडजस्टमेंट का पूरा प्रोसेस था जो आपने भी देखा। एक बार क्विकली से रिवाइंड करते हैं। पहले आपने देखा कि इनिशियली शॉर्ट रन के केस में फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही थी और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही थी, जिसको हम इकोनॉमिक प्रॉफिट बोलते हैं, पॉजिटिव प्रॉफिट बोलते हैं। उस प्रॉफिट को देख के शॉर्ट लॉन्ग केस में क्या हुआ कि नए फर्म्स अट्रैक्ट हुए मार्केट की तरफ और उन्होंने एंट्री की मार्केट में। जैसे ही न्यू फर्म्स मार्केट में एंटर करेंगे तो आपका लॉन्ग रन आपका जो मार्केट सप्लाई कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ये प्रोसेस होगा एंट्री का और राइटवर्ड शिफ्ट का मार्केट सप्लाई कर्व का तब तक चलता रहेगा जब तक सारे फर्म्स मार्केट में नॉर्मल प्रॉफिट अटेन करने की पोजीशन पे ना आ जाए, या हम कहें कि ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा कि जब तक सारे फर्म्स का जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है वो खत्म होते होते वो जीरो नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट ना हो जाए। तो ये था पूरा प्रोसेस आपका लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अटेंड करने का। इसमें से आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि लॉन्ग रन का कंडीशन क्या होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट का, वो होता है ये, दैट इज P इक्वल टू एम आर इक्वल टू एस एम सी इक्वल टू एस ए सी इक्वल टू एल ए सी इक्वल टू एल एम सी एंड एल एम सी शुड बी राइजिंग। तो ये आपका है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पॉइंट का कंडीशन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में। जब फर्म ये कंडीशन होल्ड कर लेगी इट मीन्स आपके सारे फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और मार्केट आपका लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ चुका है। तो जो हमने अभी कंडीशन देखी उसके बाद फिर से एक बार ब्रीफली डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ लॉन्ग रन फॉर इंडस्ट्री इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, मार्केट डिमांड इक्वल टू मार्केट सप्लाई होगा, ये कंडीशन है। फर्म्स जो प्रोड्यूस करेगी लॉन्ग रन केस में वो स्पंड प्रोड्यूस करेगी जहाँ पे प्राइस इक्वल टू एल ए सी होगा, जहाँ पे प्राइस इक्वल टू एल ए सी या प्राइस इक्वल टू एवरेज कॉस्ट होता है उस पॉइंट पे फर्म अर्न करती है नॉर्मल प्रॉफिट। इट मीन्स फर्म आपका इक्विवेलेंट पॉइंट पे है नॉर्मल प्रॉफिट जब अर्न कर रही है फर्म, तब जाके मार्केट आपका लॉन्ग रन इक्विवेलेंट पॉइंट पे है। जब ये कंडीशन होल्ड करेगी इट मीन्स फर्म के पास कोई इंसेंटिव नहीं है मार्केट छोड़ने का और मार्केट को में एंटर करने का। तो ये सारी कंडीशन थी आपके लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की इन केस ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। जैसे आप इस ग्राफ पे भी दे सकते हैं डिमांड इक्वल टू सप्लाई है एट प्राइस P1, ये प्राइस मार्केट फर्म ने ले लिया मार्केट से। इस प्राइस पे अगर P1 प्राइस पे LAC इक्वल टू LMC इक्वल टू SAC इक्वल टू SMC हो जाए तो मतलब आपका फर्म लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में आ चुका है। अभी तक हमने देखा शॉर्ट रन से लॉन्ग रन तक का सफ़र परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का।
अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी इन परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के केस में दो तरह की एफिशिएंसी है, वो फुलफिल होते हुए दिखती है। पहले आपकी है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, दूसरी आपकी है एलोकेटिव एफिशिएंसी। एक फर्म प्रोडक्टिवली एफिशिएंट तब कहलाई जाती है जब वो फर्म अपने लोवेस्ट एवरेज कॉस्ट पॉइंट पे वो ऑपरेट करे। तो ए फर्म इज प्रोडक्टिवली एफिशिएंट व्हेन इट प्रोड्यूस एट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व। द फर्म का एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका लोवेस्ट है तो आपका फर्म कहलाता है प्रोडक्टिवली एफिशिएंट। एवरेज कॉस्ट कर्व आपका मिनिमम पॉइंट कौन सा होता है? वो पॉइंट जहाँ पे एमसी एसी को कट करता है वो एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट होता है। तो बेसिकली जब फर्म ये अटेंड कर लेती है उस केस में फर्म आपका प्रोडक्टिवली एफिशिएंट कहलाता है। दूसरा आपका होता है एलोकेटिव एफिशिएंसी। एलोकेटिव एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ? एक फर्म एलोकेटिव एफिशिएंट कब कहलाएगी? जब उसके द्वारा यूज़ किए रिसोर्सेज जो हैं वो कुछ इस तरह यूज़ किया जाए जिससे सोसाइटी का वेलफेयर जो है मैक्सिमाइज हो। और ये कब पॉसिबल है? जब आपका प्राइस इक्वल टू एमसी, जब फर्म आपका पी इक्वल टू एमसी पर ऑपरेट करता है उस पॉइंट हम कहते हैं कि फर्म आपका एलोकेटिव एफिशिएंट है। इट मीन्स फर्म्स ने अपने रिसोर्सेज ऐसे यूज़ किए हैं जिससे जो सोसाइटी का जो वेलफेयर है वो मैक्सिमाइज हो रहा है। तो ये आपका कंडीशन है पी इक्वल टू एमसी आपका एलोकेटिव एफिशिएंसी का, और पी इक्वल टू ए सी था आपका कंडीशन प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का। तो आपने देखा कि लॉन्ग रन के केस में फर्म ऑपरेट करता है पी इक्वल टू एस एम सी, एस ए सी, एल ए सी, एल एम सी। तो ऐसा कह सकते हैं पी इक्वल टू एल ए सी और एल एम सी। लॉन्ग रन में फर्म यहाँ पे ऑपरेट करता है जब फर्म आपका लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होता है। यहाँ से दोनों चीज़ निकल के आ रही है। पी इक्वल टू एल ए सी मतलब फर्म आपका प्रोडक्टिव एफिशिएंट भी है, साथ ही यहाँ से पी इक्वल टू एल एम सी भी आ रहा है। इट मीन्स फर्म आपका एलोकेटिव एफिशिएंट भी है। तो लॉन्ग रन के केस में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म आपके दोनों तरह के एफिशिएंसी को अटेन करता है। तो ये जो पॉइंट हुआ इक्विलिब्रियम पॉइंट इन केस ऑफ लॉन्ग रन, इट इज़ ऑल्सो प्रोडक्टिव एफिशिएंट पॉइंट और एलोकेटिव एफिशिएंट पॉइंट, और साथ ही साथ ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट भी है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म का लॉन्ग रन के केस में। तो अभी तक हमने देखा कि लॉन्ग रन के केस में फर्म्स, तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स जो है वो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एलोकेटिव एफिशिएंसी दैट इज पी इक्वल टू एम सी, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी दैट इज पी इक्वल टू ए सी, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दैट इज एम आर इक्वल टू एम सी, तीनों चीज़ अटेन करता है। बट शॉर्ट रन केस में आपको कुछ अलग ही सिनेरियो देखने को मिलता है। एक बार देख लेते हैं। शॉर्ट रन केस में क्या होता है, सारी एफिशिएंसी जो है वो सारी एफिशिएंसी कंडीशन होल्ड नहीं करती, कुछ एफिशिएंसी कंडीशन सिर्फ होल्ड करती है, सबकी नहीं करती। पहला केस है कि अगर शॉर्ट रन के केस में फर्म्स अपना अबनॉर्मल प्रॉफिट, इट मीन्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, उस केस में फर्म सिर्फ एलोकेटिव एफिशिएंसी अटेन करता है। कैसे, ये पर देख लेते हैं। इस ग्राफ पे ध्यान दीजिएगा। पी आपका प्राइस है, मार्केट डिटरमाइंड प्राइस। इस प्राइस को एमसी कट कर रहा है एट क्वांटिटी क्यू। तो एट क्वांटिटी क्यू पी इक्वल टू एम सी है। इट मीन्स एलोकेटिव एफिशिएंसी अटेंड हो गई इस केस में। बट एट क्वांटिटी क्यू पी जो है वो नॉट इक्वल टू ए सी है, या हम कह सकते हैं पी ग्रेटर देन ए सी। इट मीन्स फर्म इस केस में प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वो अटेंड नहीं कर रहा। तो शॉर्ट रन के केस में जब फर्म्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है तो उस केस में फर्म्स अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती है और साथ साथ एलोकेटिव एफिशिएंसी को अटेन करती है, वो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी अटेन नहीं करती। क्योंकि उस पॉइंट पे जब फर्म अपना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है शॉर्ट रन केस में, तो उस केस में फर्म्स का जो कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट है वो मिनिमम नहीं है, इस वजह से प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को अटेन नहीं करती। इन द सेम वे जब फर्म्स अपना लॉस बियर करती है शॉर्ट रन केस में, जिसको हम
सुपर नॉर्मल लॉस भी बोलते हैं, सुपर नॉर्मल लॉस। उस केस में ये आपका प्राइस हो गया फर्म का, जो मार्केट से उसने लिया। इस प्राइस के कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो प्रोड्यूस हो रहा है क्यू। तो एट क्वांटिटी क्यू P इक्वल टू एम सी हो रहा है, इट मीन्स एलोकेटेड एफिशिएंसी है। बट एट क्वांटिटी क्यू P जो है लेस देन ए सी आ रहा है, दे सकते हैं एट क्वांटिटी क्यू तो ए सी इज which is represented by C is greater than price P. So it means price is not equal to AC at quantity T, at quantity Q. It means firm is not attaining प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, वो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी अटेन नहीं कर रहा। तो शॉर्ट टर्म केस में आपने दोनों केस में देख लिया कि फर्म सिर्फ एलोकेटिव एफिशिएंसी अटेन करता है, जो कि होल्ड करता है एट P इक्वल टू एम सी पे। वो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होल्ड नहीं करता, अटेन नहीं करता शॉर्ट रन के केस में, जो आपका होल्ड करता है एट द पॉइंट वेयर P इज इक्वल टू ए सी, जो शॉर्ट रन केस में आपको देखने को नहीं मिलता। तो अभी तक हमने देखा एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो फर्म्स हैं वो लॉन्ग रन के केस में दोनों एफिशिएंसी अटेंड करते हैं, जो कि होता है एलोकेटिव एंड प्रोडक्टिव। बट इन केस ऑफ शॉर्ट रन फर्म्स सिर्फ एलोकेटिव एफिशिएंसी अटेंड करती है इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। आज की क्लास का नेक्स्ट टॉपिक है लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ द इंडस्ट्री इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। पहले लॉन्ग सप्लाई कर्व के बारे में जानने से पहले हम शॉर्ट रन सप्लाई कर्व जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसके बाद रिकॉल करते हैं। लास्ट क्लास में देखा था कि शॉर्ट रन के केस में एक फर्म का जो सप्लाई कर्व होता है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म का सप्लाई कर्व होता है, वो होता है एमसी का वो हिस्सा जो एबीसी के ऊपर लाई कर रहा है। तो बेसिकली एमसी ग्रेटर देन एबीसी होता है। तो इस केस में आपका P इक्वल टू एम सी आपका शॉर्ट रन सप्लाई कर्व होता है एक फर्म का। सिंस शॉर्ट रन केस में नंबर ऑफ फर्म फिक्स रहते हैं और साथ ही साथ स्केल ऑफ प्रोडक्शन या प्लांट साइज फिक्स रहता है, तो उस केस में आप इजीली लॉन्ग रन सप्लाई कर्व निकाल सकते हैं बाय हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। शॉर्ट रन केस में आप इजीली लॉन्ग रन सप्लाई कर्व निकाल सकते हैं मार्केट का, शॉर्ट रन केस में आप इजीली शॉर्ट रन सप्लाई कर्व निकाल सकते हैं मार्केट का बाय हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ individual supply curve because there are fixed number of firms and fixed plant size capacity in case of short run। इस वजह से आप वहाँ पे easily horizontal summation के थ्रू आप निकाल सकते हैं। बट ये आप सेम कॉन्सेप्ट आप लॉन्ग केस में आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये कि लॉन्ग के केस में आपका एंट्री और एग्जिट जो है फर्म्स का वो चलता रहता है। जैसे जैसे आपका प्राइस चेंज हो रहा है लॉन्ग रन में ड्यू टू एंट्री या एग्जिट ऑफ फर्म्स, वैसे वैसे नंबर ऑफ फर्म्स जो है हर प्राइस पॉइंट पे वो चेंज हो रहे हैं। तो इस वजह से आप इजीली हॉरिजॉन्टल समेशन करके आप लॉन्ग रन के केस में इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व नहीं निकाल सकते। दूसरी बात ये है कि कॉस्ट कर्व जो होता है मार्केट का, मार्केट में फर्म्स का लॉन्ग के केस में वो भी चेंज होता रहता है ड्यू टू एंट्री एंड एग्जिट। एक फिर से ध्यान से समझिएगा, लॉन्ग के केस में दो चीज़ें हो रही है, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स हो रहा है लॉन्ग रन में, और साथ ही साथ आपका इसकी वजह से कॉस्ट कर्व जो है फर्म्स का वो भी चेंज हो रहा है। सिंस जो इंडिविजुअल फर्म का सप्लाई कर्व होता है वो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है अबव द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। तो लॉन्ग रन केस में भी जो इंडिविजुअल फर्म का सप्लाई कर्व होगा वो होगा एलएमसी का वो हिस्सा जो एलएवीसी के ऊपर लाइक करेगा। तो बेसिकली लॉन्ग रन केस में जो इंडिविजुअल फर्म है उसका सप्लाई कर्व क्या होगा, उसका होगा एलएमसी का वो हिस्सा जो एलएवीसी से ऊपर लाइक कर रहा है। ये आपको हो गया इंडिविजुअल फर्म का सप्लाई कर्व। अब हमें इंडिविजुअल फर्म के सप्लाई कर्व से मार्केट सप्लाई की तरफ कर्व की तरफ हमको जाना है। शॉर्ट रन में आसानी था, शॉर्ट रन में आसानी से आप मार्केट सप्लाई कर्व निकाल सकते थे बाय हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल फर्म सप्लाई कर्व, जो आप लॉन्ग रन के केस में नहीं कर सकते। दो कारण है, पहला एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म्स।
लॉन्ग केस में एंट्री एग्जिट चलता रहता है फर्म्स का, तो आपको नहीं पता है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे कितने फर्म्स यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं मार्केट में, तो उस केस में आप होल्डेंट सबमिशन नहीं कर सकते लॉन्ग रन सप्लाई कब निकालने के लिए मार्केट का। साथ ही साथ जैसे जैसे फर्म्स मार्केट में एंटर कर रही है, वैसे वैसे जो इनपुट की डिमांड है मार्केट में वो भी बढ़ रही है, जिसके कारण इनपुट का प्राइस चेंज हो रहा है। डिमांड बढ़ रही है इनपुट्स के लिए, इनपुट का प्राइस बढ़ रहा है, जिसके कारण से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है फर्म्स के लिए वो भी बढ़ रही है, और कॉस्ट कब आपका शिफ्ट हो रहा है लॉन्ग रन के केस में। तो लॉन्ग रन केस में आपका कॉस्ट कब है वो भी शिफ्ट होता है ड्यू टू एंट्री एंड एग्जिट। अगर कॉस्ट कब आपका शिफ्ट होता है लॉन्ग रन केस में, तो उसके वजह से आपका फर्म का जो मार्जिनल कॉस्ट कब है वो भी चेंज होता रहेगा। तो इसी वजह से कॉस्ट का जब शिफ्ट हो रहा है तो आप इजीली लॉन्ग रन सप्लाई का डिटरमाइन नहीं कर सकते जैसे आप शॉर्ट रन केस में किया करते थे। तो ये था आपके दो रीज़न जिसकी वजह से आप लॉन्ग रन सप्लाई कब नहीं निकाल सकते बाय हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल फर्म सप्लाई कर्व। अब हमने देख लिया कि लॉन्ग रन केस में सप्लाई कर्व निकालना मार्केट का इतना आसान नहीं है जितना आसान शॉर्ट रन केस में था। तो लॉन्ग रन केस में सप्लाई कर्व निकाला कैसे जाता है वो हम अपन आने वाले समय में समझेंगे। लॉन्ग रन के केस में तो मार्केट सप्लाई कर्व होता है, उसका शेप तीन तरह का होता है। एक आपका हॉरिजॉन्टल होता है, एक आपका अपवर्ड स्लोपिंग होता है, एक आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जो डिपेंड करता है कि फैक्टर प्राइस कैसे बिहेव कर रहे हैं इंडस्ट्री में जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया लास्ट स्लाइड में कि जैसे जैसे मार्केट में न्यू फर्म्स एंटर कर रहे हैं लॉन्ग रन के केस में, वैसे वैसे इनपुट की डिमांड जो है वो लॉन्ग रन केस में बढ़ती रहेगी मार्केट में। जैसे जैसे इनपुट की डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे इनपुट का प्राइस भी मार्केट में बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एंट्री और एग्जिट से जो इनपुट की जो प्राइसेस है मार्केट में वो चेंज हो रही है। और जैसे जैसे इनपुट का प्राइस चेंज हो रहा है मार्केट में, वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फर्म्स का वो भी चेंज हो रहा है। तो बेसिकली लॉन्ग रन के केस में तो लॉन्ग रन सप्लाई कब होगा मार्केट का वो डिपेंड करेगा सिर्फ फैक्टर प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है जैसे जैसे मार्केट में एंट्री हो रही है न्यू फर्म्स की और आउटपुट्स का एक्सपेंड हो रहा है। इसके आधार पे हमने इंडस्ट्री को लॉन्ग रन केस में हमने परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट को इंडस्ट्री को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहला आपका है कॉन्स्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री, दूसरा आपका इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, तीसरा आपका है डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। एक मार्केट परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट लॉन्ग रन में कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री तब कहलाती है जब फैक्टर प्राइस होते हैं इनपुट प्राइसेस होते हैं मार्केट में लॉन्ग रन केस में वो कांस्टेंट रहे इंडस्ट्री आउटपुट बढ़ने के बाद भी। इस केस में आपका सप्लाई कब जो होता है मार्केट में मार्केट सप्लाई का लॉन्ग रन केस में वो आपका होता है हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे आपका मार्केट आउटपुट है, यहाँ पे आपका प्राइस है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व क्या इंडिकेट करता है कि मार्केट में बिना प्राइस बढ़ाए हुए आप सेम प्राइस पे आप इंडस्ट्री अपना आउटपुट बढ़ा सकती है, ये आपका कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री कहता है। दूसरा आपका है इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री ये कहता है कि जब मार्केट में इनपुट प्राइस बढ़े जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ रहा है मार्केट का, उस केस को हम बोलेंगे इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री तब कहलाएगी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट लॉन्ग रन में जब मार्केट में जो फैक्टर प्राइसेस है वो बढ़े जैसे जैसे आपका मार्केट का आउटपुट बढ़ रहा हो, तो उसको उसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। यहाँ पे आपकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है, फैक्टर प्राइस जो यहाँ पे वो इंक्रीज हो रहे हैं, इसे हम बोलते हैं इसको इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। इस केस में लॉन्ग रन सप्लाई कब होता है आपका अपवर्ड स्लोपिंग होता है कुछ इस तरह। यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे आपका मार्केट आउटपुट है, जो इंडिकेट करता है कि प्राइस बढ़ने के बाद ही मार्केट का आउटपुट बढ़ेगा। जो आपका अपवर्ड स्लोपिंग का सप्लाई का होता है इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री का वो इंडिकेट करता है। तीसरा आपका टाइप है इंडस्ट्री का वो है डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री को डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री तब बोलते हैं जब आप
फर्म मार्केट में इनपुट प्राइजेस जो है, फैक्टर प्राइजेस वो कम हो, गिरती रहे, डिक्रीज हो, जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता रहे। तो जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा, मार्केट आउटपुट बढ़ने से आपका फैक्टर प्राइजेस आपके कम हो रहे हैं मार्केट में, तो उस इंडस्ट्री को बोलेंगे हम डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। और इस इंडस्ट्री में, इस केस में सप्लाई कर्व जो होता है मार्केट का, वो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग देखने को मिलता है। यहाँ पे आपका मार्केट आउटपुट है, यहाँ पे आपका प्राइस है, तो ये इंडिकेट कर रहा है प्राइस गिरने के बाद आपका मार्केट का आउटपुट बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 3 तरह के शेप्स होते हैं लॉन्ग रन सप्लाई कर्व के मार्केट के लॉन्ग रन में। पहला आपका कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री का केस, जिसमें आपका सप्लाई कर्व होता है मार्केट का, आपका हॉरिजॉन्टल होता है। दूसरा आपने देखा इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री का केस, जिसमें मार्केट सप्लाई कर्व जो होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तीसरा आपका डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री का केस, जिसमें आपका मार्केट सप्लाई कर्व होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो ये आपके 3 तरह के शेप देखने मिलते हैं मार्केट के लॉन्ग के केस में, सप्लाई कर्व के। इससे उलट सप्लाई कर्व का शेप जो होता है शॉर्ट रन केस में मार्केट का, वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है हमेशा। वही दूसरी तरफ लॉन्ग रन के केस में मार्केट सप्लाई का आपका 3 तरह का होता है, कांस्टेंट कॉस्ट में हॉरिजॉन्टल, इंक्रीजिंग कॉस्ट में अपवर्ड स्लोपिंग, एंड डिक्रीजिंग कॉस्ट में आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये आपको 3 तरह के शेप देखने मिलते हैं मार्केट में सप्लाई कर्व के इंडस्ट्री के। अब हम इसको वन बाय वन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आप प्रोसेस क्या चल रहा है हर इंडस्ट्री में। पहला आपका केस है कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री कांस्टेंट कॉस्ट कब कहलाएगी? जब इनपुट प्राइसेस में कोई चेंज नहीं होंगे इंडस्ट्री में, जब न्यू फर्म्स एंटर करेगी मार्केट में और आउटपुट एक्सपेंड करेगी। न्यू फर्म्स एंटर कर रही है मार्केट में और आउटपुट बढ़ रहा है जिसके कारण, बट उसके कारण अगर फैक्टर प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आ रहे तो हमारा मार्केट क्या कहलाता है? कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री। इस केस में आपका सप्लाई कर्व जो होता है मार्केट का वो हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल सप्लाई का मतलब परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व है मार्केट का। और एक चीज़ और हम ध्यान रखिएगा, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व जो होता है मार्केट का, वो हर एक पॉइंट उस सप्लाई कर्व पे हर एक पॉइंट इंडिकेट करता है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ ए फर्म। इट मीन्स अगर मैं कहूँ इस केस में कांस्टेंट इंडस्ट्री केस में आपका लॉन्ग रन सप्लाई कर्व है वो हॉरिजॉन्टल है। मार्केट के सप्लाई कर्व जो लॉन्ग रन के केस में हॉरिजॉन्टल है, यहाँ प्राइस है, यहाँ पे आपका मार्केट आउटपुट है। तो इस सप्लाई कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है ना, वो सभी पॉइंट पे जो फर्म जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है लॉन्ग रन में। इट मीन इस सारे पॉइंट्स ये चीज़ होल्ड कर रही है। लॉन्ग सप्लाई कर्व पे कोई भी पॉइंट होगा वो उस पॉइंट पे जो कंडीशन है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पॉइंट की वो होल्ड कर रही है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हम पूरा प्रोसेस समझते हैं कि ये लॉन्ग रन सप्लाई कर्व कैसे ड्राइव हो रहा है मार्केट के केस में, परफेक्टली कंपीटिटिव मार्केट केस में। हम कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री ले चल रहे हैं। कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री का मतलब है कि आपका आपके फैक्टर प्राइजेस जो है वो कांस्टेंट है जब आपका आउटपुट बढ़ रहा है मार्केट का, उस केस में ये आपका कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री कहलाता है। इनिशियली जो मार्केट आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है एट पॉइंट E1 वेयर द मार्केट डिमांड कर्व, इनिशियल मार्केट डिमांड कर्व सप्लाई का इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट E1। इसके पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग आपका प्राइस जो है P1 आ रहा है और मार्केट का आउटपुट है X1 स्टार। ये प्राइस फर्म ने लिया मार्केट से, फर्म प्राइस टेकर है, तो इसी प्राइस पे फर्म अपने सारे आउटपुट सेल आउट करेगी। तो ये आपका डिमांड कब हो गया फर्म का? प्राइस P1 पे जो फर्म है वो अटेंड कर रही है P1 इक्वल टू LMC और LAC पे। मतलब एट प्राइस P1 फर्म अपने लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है एट पॉइंट E, इस पॉइंट पे, और फर्म प्रोड्यूस कर रही है X1 अमाउंट ऑफ आउटपुट। ये आपका इनिशियल सिचुएशन है मार्केट का। अब अज्यूम करते हैं कि मार्केट डिमांड बढ़ गई ड्यू टू इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम और पॉपुलेशन इंक्रीज। अगर मार्केट में डिमांड बढ़ गई तो डिमांड का क्या होगा? मार्केट का शिफ्ट होगा राइटवर्ड। तो मार्केट डिमांड का शिफ्ट हुआ राइटवर्ड फ्रॉम D1 टू D2। तो मार्केट डिमांड का शिफ्ट हो रहा है D1 से D2। D2 पे जैसे मार्केट डिमांड का शिफ्ट हुआ तो आपका सप्लाई कर्व जो है, इनिशियल सप्लाई कर्व S1 इंटरसेक्ट करता है D2 को एट पॉइंट E2। तो E2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्राइस आया P2, ये नया प्राइस है
ये आपका नया प्राइस है मार्केट में P2। फर्म ने नया प्राइस लिया P2 मार्केट से, इस प्राइस पे फर्म प्रोड्यूस कर रहा है एट पॉइंट ए, एट प्राइस P2 फर्म प्रोड्यूस कर रहा है एट पॉइंट ए, जहाँ पे P2 इक्वल टू है SMC और SSC के, P2 इक्वल है SMC से। मार्केट यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए पे मार्केट फर्म ऑपरेट कर रहा है एट पॉइंट ए व्हेन प्राइस इज P2। एट पॉइंट ए आउटपुट जो है फर्म का है वो X2 है, X2 के आउटपुट कॉरस्पॉन्डिंग जो फर्म जो है वो अर्न कर रहा है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि एट आउटपुट X2 व्हेन प्राइस इज P2 फर्म का जो एवरेज कॉस्ट जो है वो प्राइस से कम है एट पॉइंट बी। तो ये एरिया जो निकल के आया, ये आपको प्रॉफिट हुआ फर्म का, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हुआ फर्म का जब प्राइस P2 है मार्केट में। अब फर्म्स इस केस में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है एट प्राइस P2 जब डिमांड बढ़ गई मार्केट में। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है, इट मीन्स फर्म्स, अब नए फर्म्स जब मार्केट में एंटर करेगी, न्यू फर्म्स के ऊपर एंट्री शुरू हो रही मार्केट में, क्योंकि आपने जो पुरानी फर्म्स है मार्केट में ऑलरेडी वो प्रॉफिट अर्न करना शुरू किया एट प्राइस P2, न्यू फर्म्स एंटर होगी मार्केट में। अब सिंस यहाँ पर कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री है, तो न्यू फर्म्स जो एंटर कर रही है मार्केट में, उनसे इनपुट के डिमांड में असर पड़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है। जब भी नए फर्म्स मार्केट में एंटर करेगी तो उनको अपने गुड्स बनाने के लिए इनपुट चाहिए, फैक्टर प्रोडक्शन चाहिए उस मार्केट में। अगर फैक्टर प्रोडक्शन चाहिए मार्केट में गुड्स बनाने के लिए, और फैक्टर प्रोडक्शन की डिमांड या इनपुट डिमांड मार्केट में लॉन्ग रन बढ़ जाएगी। अगर लॉन्ग रन के केस में डिमांड बढ़ने से इनपुट्स की अगर कॉस्ट नहीं बढ़ रही है, किसी भी कारण की वजह से अगर कॉस्ट नहीं बढ़ रही है, इट मीन्स फर्म का है वो कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है। तो न्यू फर्म्स एंटर हुई है, फर्म्स आप, ये इंडस्ट्री आपकी कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री है, तो एंट्री, नए फर्म की एंट्री से कॉस्ट कर्व में कोई असर नहीं पड़ेगा, कॉस्ट कर्व आपकी वो अनचेंज रहेगी जो पहले थी। तो कॉस्ट कर्व में अब असर कोई देखने को नहीं मिल रहा, तो कॉस्ट कर्व आपकी वही रहेगी जो पहले थी। अब आप, और पुरानी फर्म्स जो है मार्केट में प्रॉफिट अर्न कर रही है। अब एंट्री हुई शुरू मार्केट्स में फर्म की, जैसे जैसे फर्म्स मार्केट में एंटर करती रहेगी वैसे सप्लाई कर्व जो है वो राइट पर शिफ्ट होता रहेगा। अब फर्म की एंट्री तब तक चलती रहेगी मार्केट में जब तक फर्म्स, न्यू फर्म्स की एंट्री मार्केट तब तक चलती रहेगी जब तक जो पुराने फर्म्स का जो प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट, वो खत्म ना हो जाए। तो यहाँ पर हमने समझा कि फर्म्स की एंट्री शुरू हुई मार्केट में, जिसके कारण फर्म का सप्लाई कर्व शिफ्ट होना शुरू करेगा राइट वर्ड। अब फर्म की मार्केट में एंट्री शुरू हुई, फर्म ने राइट वर्ड शिफ्ट होना शुरू किया, सप्लाई का मार्केट सप्लाई का शिफ्ट होना शुरू हुआ राइट वर्ड फ्रॉम S1 टू S2। फर्म मार्केट सप्लाई का तब तक शिफ्ट होता है राइट वर्ड जब तक सारे फर्म्स जो मार्केट में है उस पॉइंट पे ना आ जाए जिस पॉइंट पे फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करे, या उस पॉइंट पर आ रहा है जिस पॉइंट पे सारे फर्म्स लॉन्ग रन इक्वल पॉइंट पे आ जाए। तो मार्केट में एंट्री हुई न्यू फर्म्स की, सप्लाई का शिफ्ट हुआ राइट वर्ड। ये तब तक राइट वर्ड शिफ्ट होगा जब तक प्राइस जो फर्म, जो मार्केट प्राइस जो है दोबारा से उस प्राइस पे ना आ जाए जिस प्राइस पे फर्म्स अपना लॉन्ग रन इक्विवेलेंट पॉइंट अटेंड कर ले। तो आपने देखा S1 से S2 आप सप्लाई कब गया, फर्म ने नया डिमांड कब आपका D2 था, उसको इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट E3। इस पॉइंट पे प्राइस आपका दोबारा लौट के P1 पे आ गया, P1 पे लौट के दोबारा आ गया, और इस प्राइस पे फर्म्स आपका लॉन्ग इक्विवेलेंट पॉइंट पे आ गया एट पॉइंट E। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनिशियली आपका इक्विवेलेंट पॉइंट था आपका E1, इनिशियली आपका क्लिम पॉइंट था E1, E1 का पॉइंट पे आपका प्राइस P1 था, मार्केट का क्वांटिटी X1 स्टार था। E1 से मार्केट में आप E3 तक पहुंच गए हम, E3 पे प्राइस आपका P1 है और मार्केट का आउटपुट X2 स्टार है। तो आप देख सकते हैं ये आपका दो इक्विवेलेंट पॉइंट आपके निकल के आ गए E1 E3। जब आप इनको ज्वाइन कर देंगे आपको मिल जाएगा लॉन्ग रन सप्लाई का मार्केट का लॉन्ग रन केस में। तो ये आपका जो लॉन्ग रन, ये कर्व जो है ब्लू वाला लाइन जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, आपका लॉन्ग रन सप्लाई कर्व है कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री के केस में, जो आपने ड्रॉ किया बाय ज्वाइनिंग टू लॉन्ग रन इक्विवेलेंट पॉइंट्स E1 E3। E1 पे प्राइस आपका P1 था, मार्केट आउटपुट था X1 स्टार। E3 पे प्राइस आपका P1 है, मार्केट आउटपुट है X1 X2 स्टार। इन लोगों को ज्वाइन कर लेंगे आपका मिल जाएगा लॉन्ग रन सप्लाई का, जो उस केस में आपका निकल के आ रहा है हॉरिजॉन्टल। प्राइस सेम है, प्राइस P1 ही है, आउटपुट आपका X1 स्टार से बढ़ के X2 स्टार तक पहुंच गया। तो ये आपका केस हुआ लॉन्ग रन सप्लाई का केस हुआ कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री का केस में, जहां हमने देखा कि नए फर्म्स के एंट्री से जो फर्म इनपुट डिमांड है चेंज हुई, और इनपुट डिमांड में चेंज आने से आपको कॉस्ट में कोई चेंज नहीं देखने को मिला, फैक्टर प्राइस कांस्टेंट था, अनचेंज था।
उस केस में आपका सप्लाई कर्व निकल के आया हॉरिजॉन्टल। अब अगला केस आपका डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री को डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री तब बोलते हैं जब इसका इनपुट प्राइस कम हो जाए जैसे जैसे आउटपुट मार्केट का बढ़ता रहे। अगर इनपुट प्राइस कम हो रहा है तो फर्म का जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है उसमें चेंज देखने को मिलेगा, कॉस्ट स्ट्रक्चर चेंज आएगा। अगर इनपुट प्राइस कम हो रहा है इट मीन्स फर्म के कॉस्ट स्ट्रक्चर में क्या देखने मिलेगा आपको बदलाव, फर्म अब हायर कॉस्ट से लोअर कॉस्ट की तरफ मूव करेगी, हायर कॉस्ट से वो लोअर कॉस्ट की तरफ मूव करेगी। ये आपको चेंज देखने मिलेगा फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री तब कहलाती है जब आपका कॉस्ट ऑफ इनपुट कम हो जैसे आपका आउटपुट बढ़ रहा है मार्केट में और न्यू फर्म्स की एंट्री हो रही है। इस केस में आपका लॉन्ग सप्लाई कब होता है, डाउन स्लोपिंग होता है कॉस्ट डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री के केस में। फिर से दोबारा समझने की कोशिश करते हैं कैसे डिराइव हुआ। इनिशियली मार्केट आपका पॉइंट ई पे है, E1 पे है। एट पॉइंट E1 डिमांड, D1 सप्लाई, S1 इंटरसेक्ट कर रहा है मार्केट में। प्राइस निकल के आया आपका P1 निकल के आया मार्केट में। इस प्राइस पर आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है मार्केट, हुआ X1 स्टार है। तो आपका E1 आपका पहले इक्विवेलेंट पॉइंट है लॉन्ग रन केस में, P1 आपका प्राइस है, X1 स्टार आपका आउटपुट है मार्केट का। जब प्राइस P1 है मार्केट में तो फर्म ने प्राइस P1 लिया मार्केट से, डिमांड का फर्म क्यों होगी, हॉरिजॉन्टल हो गई। P1 जब प्राइस P1 है तो फर्म आपका लॉन्ग इक्विवेलेंट पॉइंट पे है एट पॉइंट E1, जहाँ पे P1 इक्वल टू LAC1 LMC1 आ रहा है पॉइंट P1 पे। इट मीन्स फर्म आपका लॉन्ग इक्विवेलेंट पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा है व्हेन प्राइस इज P1। अब सपोज करो कि मार्केट में डिमांड बढ़ गई, कारण कुछ भी हो सकता है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन और इंक्रीजिंग इनकम, जिसके कारण डिमांड का शिफ्ट हो गया आपका राइटवर्ड D2। आपका डिमांड का शिफ्ट हुआ D1 से D2, D2 डिमांड का शिफ्ट हुआ, D2 ने इंटरसेक्ट किया ओरिजिनल सप्लाई का S1 को एट पॉइंट E2। E2 आपको नया इक्विवेलेंट पॉइंट आया, E2 का कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस जो है वो P2 है। अब नए प्राइस पे P2 पे जो फर्म जो है वो ऑपरेट कर रही है एट पॉइंट A। एट प्राइस P2 जो फर्म्स है ऑपरेट कर रही है एट पॉइंट A और आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है X2 अमाउंट ऑफ आउटपुट फर्म प्रोड्यूस कर रही है। X2 अमाउंट आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग जो एवरेज कॉस्ट है वो है पॉइंट B पे निकल के आ रहा है। सिंस प्राइस आपका कम है, जा रहा है एवरेज कॉस्ट से एट प्राइस P2, तो फर्म जो है यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। इनिशियली मार्केट आपका E1 पॉइंट पे था, डेट इज P1 प्राइस पे था, जिस प्राइस पे लॉन्ग रन के केस में फर्म्स जो है नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही थी एट पॉइंट E1 और X1 अमाउंट प्रोड्यूस कर रही थी फर्म्स। अब फर्म आपका लॉन्ग रन पॉइंट पे था। उसके बाद क्या देखने को मिला कि मार्केट में डिमांड बढ़ गई, जिसका डिमांड का शिफ्ट हुआ राइटवर्ड फ्रॉम D1 टू D2। जैसे D2 पे गया डिमांड कर्व तो फर्म मार्केट का इक्विवेलेंट पॉइंट आया वो E2 पे आया। E2 पर प्राइस आपका P2 है, ये प्राइस लिया फर्म ने मार्केट से P2 पे। P2 प्राइस पे फर्म ऑपरेट कर रही है एट पॉइंट A, जहाँ पे फर्म प्रोड्यूस कर रही है X2 अमाउंट ऑफ आउटपुट। X2 अमाउंट ऑफ आउटपुट कॉरस्पॉन्डिंग जो एवरेज कॉस्ट है वो पॉइंट B पे आ रहा है, जो प्राइस से कम है। इट मीन्स फर्म यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, जो कि इक्वल टू है दिस स्टेटेड रीजन। यहाँ तो बात आपको समझ आई। तो फर्म यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है इक्वल टू शेडेड रीजन। अब हमने देखा कि फर्म यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, जिसके कारण न्यू फर्म जो है मार्केट में एंट्री करेगी। न्यू फर्म एंट्री करेगी, इससे क्या चीज़ होगी, इनपुट का जो डिमांड है मार्केट में वो बढ़ जाएगा। फर्म एंट्री कर रही है मार्केट में, जिससे इनपुट का डिमांड जो मार्केट में वो बढ़ गया। इनपुट का डिमांड बढ़ गया मार्केट में और आपका डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है। डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री कहता है कि फर्म की एंट्री से जो फैक्टर प्राइसेस है वो कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे इनपुट डिमांड बढ़ रहा है और जिसके कारण आपका कॉस्ट इंडस्ट्री, आपका डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, इट मीन्स यहाँ पे फैक्टर प्राइसेस जो है या इनपुट प्राइसेस जो है वो कम हो जाएंगे। इस इंडस्ट्री केस में इनपुट प्राइस कम हो गए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है फर्म्स के लिए वो भी कम हो गए।
इस वजह से कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है फर्म्स का वो आपको चेंज होगा इस केस में, और आपको देखने को मिलेगा कॉस्ट कर्व में शिफ्ट देखने को मिलेगा फ्रॉम हायर टू लोअर, हायर टू लोअर आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा कॉस्ट कर्व का। इनिशियली फर्म का कॉस्ट कर्व था ये LAC1, अब इनपुट प्राइस यहाँ पे कम हो गए तो आपका कॉस्ट कर्व शिफ्ट हुआ नीचे की तरफ, तो LAC2 पे आ गया फर्म का कॉस्ट कर्व। तो आपने देखा कि नई जब फर्म्स एंट्री करी मार्केट में, इनपुट डिमांड में चेंज आ रहा है और आपका डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, इट मीन्स यहाँ पे इनपुट प्राइसेस कम होंगे नए फर्म्स की एंट्री से, तो यहाँ पे कॉस्ट स्ट्रक्चर फर्म का है वो चेंज हो जाएगा और कॉस्ट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा फ्रॉम हायर टू लोअर LAC से LAC2 तक। अब फर्म एंट्री करी मार्केट में तो सप्लाई कर्व भी शिफ्ट होगा राइटवर्ड मार्केट का, तो S1 से S2 सप्लाई कर्व गया, और सप्लाई कर्व तब तक शिफ्ट होता है राइटवर्ड जब तक फर्म्स या मार्केट वो प्राइस ना अटेन कर ले जिस प्राइस पे लॉन्ग के केस में सारे फर्म्स जो है नॉर्मल प्रॉफिट अटेन करें। तो शिफ्ट होता गया सप्लाई कर्व आपका। अब फर्म्स इवेंचुअली इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रहा है डिमांड कर्व D2 को, नए डिमांड कर्व को एट पॉइंट E3, जिससे कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस जो है P3 निकल के आया। P3 प्राइस पे फर्म ने P3 प्राइस लिया मार्केट से, और ये P3 प्राइस जो है वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व 2 जो है, जो लोअर कर्व शिफ्ट, जो कॉस्ट कर्व शिफ्ट हुआ लोअर की तरफ, उसको टेंजेंट है LAC2 से एट पॉइंट E2। तो एट प्राइस P3 फर्म जो है ऑपरेट कर रहा है एट पॉइंट E2, जहाँ पे P3 इक्वल टू LAC2 और इक्वल टू LAC2 आ रहा है। इट मीन्स फर्म यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है, इट मीन्स फर्म आपका यहाँ पे लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है। तो यहाँ पे आपको दो पॉइंट देखने मिले, इक्विलिब्रियम पॉइंट देखने मिले मार्केट के फ्रंट पे। पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका E1 था, जो इनिशियल पॉइंट था जहाँ पे प्राइस आपका P1 था और मार्केट का आउटपुट यहाँ पे क्या था X1 स्टार। E1 से E3 का सफल हमने देखा, E3 तक मार्केट कैसे पहुंचा। E3 पे यह भी आपका लॉन्ग इंक्रीमेंट पॉइंट है, क्योंकि इस E3 पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्राइस आ रहा है P3, उस पर फर्म्स जो है लॉन्ग इंक्रीमेंट पॉइंट पे है, डेट इज फर्म्स आपका नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो E3 पे आपका प्राइस निकल के आ रहा है P3 और फर्म का आउटपुट जो है वो X2 स्टार है। आपको दो पॉइंट्स आ गए, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गए, E1 E3 दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ पे लॉन्ग सप्लाई का देखने मिल जाएगा आपको, जो कि है यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग। इट मीन्स P1 प्राइस पे फर्म आउटपुट मार्केट प्रोड्यूस कर रहा है X1 स्टार, डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है, प्राइस कम होने के बाद भी P3 होने के बाद भी मार्केट के केस में मार्केट का आउटपुट बढ़ जाएगा, क्योंकि यह डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। तो इस केस में आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग सप्लाई का देखने मिलता है डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री के केस में। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे समझा दी है कि पॉइंट E3 पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और सप्लाई कब जो निकल के आपका आया वो आया E1 E3 को ज्वाइन कर जो लाइन बनी आपकी वो होगी लॉन्ग रन सप्लाई कव, जो कि यहाँ पे है डाउनवर्ड स्लोपिंग नेचर की। ये था आपका डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री का केस। नेक्स्ट आपका है लॉन्ग रन सप्लाई कव इन केस इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री को इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री तब बोलेंगे जब उसका इनपुट प्राइस आपका बढ़ेगा जैसे जैसे आउटपुट मार्केट का बढ़ रहा है या फिर एंट्री हो रही है न्यू फर्म्स की, वैसे वैसे आपका इनपुट प्राइसेस जो है मार्केट में वो बढ़ता रहेगा। इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री होती है जब कॉस्ट ऑफ इनपुट बढ़ता रहता है जैसे जैसे मार्केट में नए फर्म्स की एंट्री हो रही है या आउटपुट बढ़ रहा है। और एक सवाल ये भी पैदा होता है कि इनपुट प्राइस कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है आउटपुट में बढ़ने से, ये क्यों होता है? इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में जब इनपुट प्राइस बढ़ रहा है ड्यू टू एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, इसके पीछे कारण है डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी। और डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में जब देखा हमने कि इनपुट प्राइस कम हो रहा है ड्यू टू एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स और एक्सपेंशन ऑफ आउटपुट मार्केट आउटपुट, उसका कारण था इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल और एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, वो उससे कारण थे। तो इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री केस में आपका सप्लाई का होता है, लॉन्ग सप्लाई का होता है, वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है कुछ इस तरह, वो हम देखते हैं उसका पूरा डेरिवेशन। आपका इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है, फैक्टर प्राइस आपका इनपुट प्राइस आपका बढ़ेगा इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा ड्यू टू एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स की एंट्री हो रही है, इनपुट प्राइस बढ़ रहा है ड्यू टू डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इन द इंडस्ट्री, इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री।
इनिशियली मार्केट आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट पे E1 पे है एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ D1 और S1। E1 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको प्राइस P1 निकल के आया। इस प्राइस पे P1 प्राइस पे फर्म जो है वो E1 पॉइंट पे ऑपरेट कर रही है, जहाँ पे एट पॉइंट E1 प्राइस P1 इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट 1। इट मीन्स फर्म इस पॉइंट पे आपका लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है एट प्राइस P1, और फर्म आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है X1 और मार्केट आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है X1 स्टार। अब अज्यूम करते हैं फिर से डिमांड बढ़ गई मार्केट में ड्यू टू इंक्रीज इनकम और पॉपुलेशन इंक्रीज, डिमांड का शिफ्ट होगी D1 से D2। जैसे आपकी डिमांड शिफ्ट हुई D1 से D2, मार्केट में प्राइस जो है वो P2 पहुंच गया एट पॉइंट E2। तो डिमांड बढ़ने से मार्केट में प्राइस जो है बढ़ रहा है, P1 से P2 जा रहा है मार्केट में। अब नए प्राइस P2 पे P2 होगा यहाँ पे, हाँ, इस नए प्राइस P2 पे जो फर्म है वो ऑपरेट कर रही है एट पॉइंट F। एट पॉइंट F एट पॉइंट F एट पॉइंट F फर्म आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है X2 एट प्राइस P2, और X2 पे जो एवरेज कॉस्ट जो आ रहा है वो P2 से कम है, या क्या कहे कि एट आउटपुट X2 प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, इट मीन्स फर्म इज मेकिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एट प्राइस P2, जो कि इक्वल टू है दिस एरिया। ये एरिया आपका हो गया प्रॉफिट एरिया एट प्राइस P2। सिंस फर्म्स आपका प्रॉफिट अर्न कर रही है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है शॉर्ट टर्म एट प्राइस P2, तो इसको देख के नए फर्म्स एंटर होंगे मार्केट में, न्यू फर्म्स की एंट्री होगी मार्केट में। न्यू फर्म्स की एंट्री हो रही मार्केट में, जिससे इनपुट का जो डिमांड है उसमें चेंज आएगा, इनपुट में डिमांड चेंज होगा मार्केट में। सिंस आपका इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है, तो इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री के केस में आपका इनपुट प्राइसेस बढ़ जाएंगे ड्यू टू एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, ड्यू टू एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। तो इनपुट प्राइसेस बढ़ गए, एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। अब जैसे इनपुट प्राइस बढ़ रहे हैं, इनपुट प्राइस बढ़ने से क्या होगा, कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है फर्म का वो शिफ्ट चेंज होगा। अब कॉस्ट में चेंज आएगा, कॉस्ट का शिफ्ट होगा फर्म्स का अपवर्ड, क्योंकि यहाँ पे इनपुट प्राइसेस बढ़ रहे हैं मार्केट में, तो फर्म का कॉस्ट स्ट्रक्चर वो चेंज आएगा, उसमें चेंज आएगा और कॉस्ट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा आपका राइट वर्ड, वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा कॉस्ट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनिशियली कॉस्ट स्ट्रक्चर आपका लॉन्ग एवरेज कॉस्ट का था LAC1 था, ड्यू टू एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स input demand changes leads to increase in input prices, which shifts the cost curves of firms upward from LAC1 to LAC2। तो यहाँ पर देखते हैं आपका जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो शिफ्ट हो गया अपवर्ड की तरफ। ये चीज़ आपकी होगी एंट्री के कारण फर्म्स के कॉस्ट स्ट्रक्चर पे जो असर देखने को मिला वो LAC से LAC2 गया। अब एंट्री हो रही न्यू फर्म्स के मार्केट में, तो सप्लाई कब शिफ्ट होगा मार्केट का फ्रॉम S1 टू S2। सप्लाई का तब तक शिफ्ट होता है मार्केट में, या न्यू फर्म तब तक एंट्री करते हैं कि मार्केट में जब तक जो सारे फर्म्स हैं मार्केट में वो नॉर्मल प्रॉफिट पॉइंट पे ना आ जाए। तो जैसे जैसे आपका सप्लाई का शिफ्ट होगा प्राइस आपका मार्केट में कम होता रहेगा। तब सप्लाई का शिफ्ट हुआ S1 से S2, न्यू डिमांड कब है आपका D2, S2 ने D2 को इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट E3 कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस निकल के आया P3। इसी प्राइस पॉइंट पे फर्म जो है P3 पॉइंट पे है प्राइस पे, फर्म ऑपरेट करेगी एट पॉइंट E2। एट पॉइंट E2 फर्म्स प्रोड्यूस करेगी X1 अमाउंट ऑफ आउटपुट, अपना ओरिजिनल लेवल आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, और इसी पॉइंट पे जो P3 प्राइस है एट पॉइंट E2, P3 इक्वल टू आपका आ रहा है LAC2 के। इट मीन्स फर्म आपका नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है दोबारा एट प्राइस P3। तो यहाँ पे आपको दो इक्विवेलेंट पॉइंट देखने को मिले। पहला इक्विवेलेंट पॉइंट आपका E1 था मार्केट के लिए, जहाँ पे प्राइस था P1 और आउटपुट था X1 स्टार। दूसरा इक्विवेलेंट पॉइंट आपको मिला, लॉन्ग इक्विवेलेंट पॉइंट मिला आपको E3, जहाँ पे प्राइस था P3 और आउटपुट था मार्केट का X2 स्टार। ये दो पॉइंट्स आपको देखने को मिले। दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे आप, तो आपको मिलेगा लॉन्ग रन सप्लाई कर्व इन केस ऑफ
इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री विच इज अपवर्ड स्लोपिंग। तो ये आपका है इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री केस में लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, जो आपका अपवर्ड स्लोपिंग निकल के आ रहा है। E1 E3 को आप ज्वाइन किया, और जितने भी पॉइंट्स आपके लॉन्ग रन सप्लाई कर्व के ऊपर होते हैं वो सारे पॉइंट्स इंडिकेट करते हैं कि फर्म्स आपके या फिर मार्केट आपकी मार्केट लॉन्ग रन इंक्लिमेंट पॉइंट पे है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, आपने E और E3 को ज्वाइन करके आपने लॉन्ग सप्लाई का ड्राइव किया। E1 E3 आपका सारे वो पॉइंट्स है जिस पॉइंट पे मार्केट आपकी लॉन्ग रन इंक्लिमेंट पॉइंट पे है। तो इट मीन्स लॉन्ग रन सप्लाई कर्व के ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे आपके, वो सारे पॉइंट्स इंडिकेट करेंगे वो प्राइस लेवल, वो आउटपुट लेवल मार्केट का, जिस आउटपुट लेवल और प्राइस लेवल पे मार्केट आपकी लॉन्ग रन इंक्लिमेंट पॉइंट पे है। तो ये था आपका अपवर्ड स्लोपिंग का केस इन केस ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। एक बार दोबारा से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री के केस में आपका लॉन्ग रन सप्लाई कर्व आपका होता है हॉरिजॉन्टल, जो कहता है कि प्राइस आपकी अनचेंज रहेगी, आपका मार्केट का आउटपुट आप चेंज कर सकते हैं एट सेम प्राइस। फिर हमने देखा डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, उस केस में आपका मार्केट सप्लाई का होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। वो कहता है कि प्राइस, मार्केट का प्राइस जब डिक्रीज होगा तब जाके मार्केट का आउटपुट बढ़ेगा लॉन्ग केस में। और तीसरा हमने देखा इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, उस केस में आपका लॉन्ग सप्लाई का होता है, मार्केट का होता है अपवर्ड स्लोपिंग, जो कहता है प्राइस बढ़ने से आपका मार्केट का आउटपुट बढ़ेगा। इसके पीछे कारण एक्सप्लेनेशन पूरी समझा दी गई है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक्सप्लेनेशन में से कुछ आने की उम्मीद तो नहीं है, पर बात आपको तब पता होना चाहिए कि लॉन्ग रन इंक्लिमेंट पॉइंट होता कौन सा है, डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री केस में सप्लाई कर्व कैसा होता है, लॉन्ग सप्लाई कैसा होता है, कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री केस में कैसा होता है, और इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री केस में कैसा सप्लाई कर्व होता है, डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है, लॉन्ग और इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री डेफिनेशन, और डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री और कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए आपके DSSB PGT इकोनॉमिक्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया कि ये अपर स्लोपिंग, डाउन स्लोपिंग और हॉरिजॉन्टल क्यों होता है, उसके पीछे कारण क्या है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस हमने आज कर ली है। तो इसी के साथ साथ आपका जो आज का लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट होता है, जिसके अंदर आज हमने पढ़ा कि लॉरेन के केस में मार्केट और फर्म का इक्विवेलेंट पॉइंट कहाँ अटेन होता है, वहाँ उस पॉइंट पर अटेन होता है जहाँ पे सारे फर्म्स आपके नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं, जिसको हम जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट बोलते हैं। इस पॉइंट पे फर्म का ना कोई इंसेंटिव रहता है एंटर करने का, ना कोई इंसेंटिव होता, मोटिव होता है मार्केट छोड़ने का। इट मीन्स सारे फर्म्स आपको ऑप्टिमम पॉइंट पे हैं इन लॉन्ग रन, जो कि है P = LAC = MC, और इस पॉइंट पे सारे फर्म्स आपके नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं। ये आपकी होगी लॉन्ग रन की इक्विवेलेंट कंडीशन फर्म्स की। अगर सारे फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, इट मीन्स आपका मार्केट है लॉन्ग रन इक्विवेलेंट पॉइंट उसने अटेन कर लिया है मार्केट ने। फिर आपने देखा कि एफिशिएंसी, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट दोनों टाइप की एफिशिएंसी अटेंड करती है, दैट इज प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एंड एलोकेटिव एफिशिएंसी इन केस ऑफ लॉन्ग रन। उसके बाद आपने देखा बट इन शॉर्ट रन के केस में सिर्फ एलोकेटिव एफिशिएंसी अटेंड करती है फर्म्स, मार्केट वो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी अटेंड नहीं करती शॉर्ट रन केस में। फिर आपने देखा लॉन्ग रन सप्लाई कर्व डेरिवेशन है मार्केट का, वो बिल्कुल अलग है शॉर्ट रन सप्लाई कर्व से। शॉर्ट रन सप्लाई कर्व मार्केट का होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल फर्म सप्लाई कर्व, बट इन द केस ऑफ लॉन्ग रन सप्लाई कर्व हम हॉरिजॉन्टल समेशन हम नहीं कर सकते इंडिविजुअल सप्लाई कर्व के इंडिविजुअल फर्म के सप्लाई कर्व से। क्यों? उसके पीछे दो कारण है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लॉन्ग रन के केस में फर्म्स की एंट्री एग्जिट चलती रहती है, तो हमको नंबर ऑफ फर्म्स नहीं पता एक्जैक्टली कितने नंबर फर्म्स ऑपरेट कर रहे हैं एट पर्टिकुलर पॉइंट पे इन लॉन्ग रन, तो हम उस केस में हॉरिजॉन्टल समेशन नहीं कर सकते। दूसरा आपका था कि लॉन्ग रन केस में आपका जो कॉस्ट कर्व है फर्म का वो भी चेंज होता रहता है, इस वजह से हम हॉरिजॉन्टल समेशन हम नहीं कर सकते इंडिविजुअल फर्म का इन केस ऑफ लॉन्ग रन टू ड्राइव दी लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। तो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व आप निकालते हैं मार्केट का बाय एनालाइजिंग द बिहेवियर ऑफ इनपुट प्राइजेस व्हेन मार्केट आउटपुट इंक्रीजेज ड्यू टू एंट्री ऑफ और एग्जिट ऑफ फर्म्स। तो उसके बिहेवियर को एनालाइज करके आप निकालते हैं लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, जो आपको तीन प्रकार की होती है, अपवर्ड, डाउनवर्ड और कांस्टेंट या हॉरिजॉन्टल। आपका हॉरिजॉन्टल लॉन्ग रन सप्लाई कर्व होता है व्हेन द मार्केट इज कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री। आपका अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व होता है मार्केट का लॉन्ग रन में जब आपका मार्केट होती है इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, एंड आपका डाउन स्लोपिंग सप्लाई कर्व होता है मार्केट का
लॉन्ग रन केस में जब आपका मार्केट होता है डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। तो ये सारी चीज़ आज हमने पढ़ी। इसके साथ आपका मार्केट के टॉपिक में जो पहला आपका मार्केट स्ट्रक्चर है, दैट इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, वो खत्म होता है। लास्ट क्लास हमने सामने देखा था शॉर्ट रन सप्लाई, शॉर्ट रन का केस, आज हमने पढ़ा है लॉन्ग रन का केस। इसी साथ आपके सप्लाई का ये लॉन्ग रन, इसी के साथ आपका ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट केस लॉन्ग रन आपका खत्म होता है। जब PYQ पे एक नज़र मार लेते हैं, अभी तक इस टॉपिक से सिर्फ एक क्वेश्चन देखने को मिला आपके एग्जाम में, जो कि लॉन्ग रन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट से आया है। वो क्वेश्चन है कि आपको दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, असर्शन और रीज़न। आपको पहले पता करना है कि दोनों स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं है। आपको ये बताना है कि पहला असर्शन जो है उसका रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। असर्शन यहाँ पे दे रखा है कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम फॉर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म अकर्स एट ए मिनिमम पॉइंट ऑफ LAC। लॉन्ग रन के केस में एक फर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट तब होता है जब P = LAC = LMC होता है। LAC = LMC जब होता है, इट मीन्स उस पॉइंट पे आपका LAC मिनिमम है। तो ये इंडिकेट करता है P = मिनिमम LAC। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है कि लॉन्ग रन के केस में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म ऑपरेट करता है एट द पॉइंट वेयर प्राइस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ LAC। क्या इसका रीज़न जो नीचे दे रखा है वो करेक्ट है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं वो देख लेते हैं। इसका रीज़न ये दे रखा है कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में कोई भी फर्म एंट्री कर सकती है मार्केट में और कभी भी छोड़ सकती है। क्या इसका रीज़न यही है जिस वजह से आपका जो फर्म है लॉन्ग रन के केस में इक्विलिब्रियम पॉइंट पे सिर्फ मिनिमम LAC पे ऑपरेट करता है। ये स्टेटमेंट भी ठीक है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। मार्केट में क्या होता है शॉर्ट लॉन्ग रन केस में, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, कि कोई भी फर्म्स एंट्री कर सकती है मार्केट में और मार्केट में कोई भी फर्म छोड़ सकती है, जिसके वजह से मार्केट में जो भी प्रॉफिट शॉर्ट रन केस में अर्न कर रही है या लॉस बियर कर रही है वो सारा ख़त्म हो जाता है और इवेंचुअली मार्केट उस पॉइंट पर आकर ऑपरेट करती है जिस पॉइंट पे सारे फर्म्स लॉन्ग रन केस में नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, जो कि पॉइंट है P = मिनिमम LAC। इट मीन्स both A and R is correct and R explains A। तो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। तो सिर्फ ये क्वेश्चन देखने को मिला आपके एग्जाम में इस टॉपिक से, विच इंडिकेट्स कि इस टॉपिक से अभी तक कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं आपको बता दिए गए हैं। इन फ्यूचर अगर कोई क्वेश्चन इसमें से आता है तो आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो रहा है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का। इसके 2 लेक्चर हुए, शॉर्ट एंड लॉन्ग रन के केस वाले। अब नेक्स्ट क्लास हम शुरू करेंगे मोनोपोली का लेक्चर। तो नेक्स्ट मिलते हैं आपसे मोनोपोली के लेक्चर में बहुत ही जल्द। धन्यवाद।